तो आज हीट कैपेसिटीज़ ऑफ गैसेस। देखिए, इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीट कैपेसिटी एक बॉडी का क्या होता है ये हमने देखा था। वहाँ पर हमने ये देखा था कि मान लें कि एक बॉडी है, ये बॉडी एक सर्टेन टेम्परेचर में है और इसमें कुछ हीट प्रोवाइड किया गया जिसके कारण इसके टेम्परेचर में चेंज आया। सो ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हीट कैपेसिटी, जिसे कि जनरली सी से डिनोट किया जाता है, हीट कैपेसिटी इस बॉडी का होता है यूनिट राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर स्केल में यूनिट राइज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितना हीट प्रोवाइड करना होता है। तो ये होता है Q, जो हीट प्रोवाइड किया गया, डिवाइडेड बाय जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब अगर यही चीज़ हीट प्रोवाइडेड या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट या बाय यूनिटी, मतलब यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट देना पड़े, लेकिन फॉर यूनिट मास, ये पूरा बॉडी न कंसिडर करके अगर यूनिट मास के लिए हम इसे कंसिडर करते हैं और हम मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है, तो उस केस में ये जो फार्मूला बनता है, वो जो हीट होता है, रिक्वायर्ड हीट होता है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन शॉर्ट हम उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसे स्मॉल लेटर c से डिनोट किया जाता है। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं s से लिख रहा हूँ, स्मॉल लेटर c कैपिटल लेटर c में कन्फ्यूजन ना हो। ये स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट होता है हीट जो प्रोवाइड किया गया डिवाइडेड बाय यूनिट मास। के लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए जितना मास है उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे इनटू यूनिट टेम्परेचर राइज के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ उसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। हमने एक और चीज़ देखा था कि अगर मान ले यहाँ पर ये n नंबर ऑफ मोल्स अगर है, ये मोल के सेंस में अगर देखें, मास के सेंस में ना देखकर, तो फिर यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिटी फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल के लिए जितना हीट चाहिए होगा, वो जो हीट होता है उसे कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को चलिए C के सबस्क्रिप्ट में m लगा देते हैं। सो ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। यहाँ ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मोल्स, तो n इंटू वही डेल्टा T। तो ये तीन चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। नॉर्मली ये जो फार्मूलाज होता है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए ज़्यादा वैलिड होता है, क्योंकि उनमें हीट प्रोवाइड करने से वॉल्यूम में कुछ खास चेंज होता नहीं है। लेकिन गैसेस के केस में, गैस में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। इसके लिए हर तरह का हीट कैपेसिटी जो है, ये और ये हर तरह का हीट कैपेसिटी हमें दो तरह का मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमने 2 आइडेंटिकल कंटेनर लिया है और यहाँ पर ये पिस्टन है, पिस्टन मूव कर सकता है। पहले कंटेनर में हमने क्या किया है कि पिस्टन को हम क्लैंप कर देंगे, लेकिन उससे पहले दोनों में कोई सैंपल है, गैसेस सैंपल है और सेम अमाउंट में गैसेस सैंपल है। अब देखिए, वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, मास भी सेम है, दैट मीन नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, सेम गैस है तो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिस्टन को क्लैंप कर देते हैं। पिस्टन यहाँ से ऊपर नीचे से क्लैंप्ड हो गया, मतलब ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, ये अब ढक्कन की तरह काम करेगा। लेकिन दूसरे में पिस्टन मूव कर सकता है। अब यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स होंगे। सो ये गैसेस पार्टिकल मूव करेगा और मूव करके वॉल में जो स्ट्राइक कर रहा है उसी के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, पहला जो सिस्टम है, पहले सिस्टम में कुछ हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट अस से कि यहाँ पर Q अमाउंट में हीट प्रोवाइड किया गया। अब ये हीट इसका होगा क्या, ये हीट एनर्जी जो है ये पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेगा और अब्जॉर्ब करके इनका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट का मतलब ही होगा कि इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी भी होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है। सारे एनर्जीज मिलके हम इस टोटल एनर्जी को इसका इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो हीट प्रोवाइड किया गया, ये हीट प्रोवाइडेड हीट इन पार्टिकल्स के एनर्जी को इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा।
अब दूसरे सिस्टम भी उसी टेम्परेचर में था। हाँ, ये एक और बात मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो हीट प्रोवाइड किया गया उसके कारण टेम्परेचर में एक चेंज आया डेल्टा टी। अब दूसरे सिस्टम में क्या किया गया, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम था और वहाँ पर भी हीट प्रोवाइड किया गया और हीट प्रोवाइड करके इतना ही टेम्परेचर में चेंज लाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार प्रोवाइडेड हीट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब जो हीट हम दे रहे हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होना होगा, तब जाके इतना टेम्परेचर में चेंज होगा। इसका रीज़न ये है कि अब की बार हीट एनर्जी जो प्रोवाइड किया गया वो इसका इंटरनल एनर्जी में तो इंक्रीमेंट लाएगा ही। अब इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू इंक्रीमेंट जो कि इस केस में भी हुआ था उतना ही इंक्रीमेंट लाना होगा, तब जाके यहाँ टेम्परेचर में उतना सा चेंज होगा, सेम अमाउंट में चेंज होगा। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है और टेम्परेचर, इनके बीच एक रिलेशन होता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का गैसेस के लिए वैलिड है। यहाँ पर आप देखें, इसका मतलब ये है कि सेम अमाउंट में अगर सेम टेम्परेचर में अगर दोनों सिस्टम था और दोनों में सेम टेम्परेचर में राइज करना हो, डेल्टा टी दोनों में टेम्परेचर चेंज हो, तो फिर उस केस में जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो दोनों सेम होना होगा। अब यहाँ पर आप देखें, अब की बार क्या होगा, टेम्परेचर राइज करते साथ यहाँ पर चूँकि ये पिस्टन मूव कर सकता है तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो पिस्टन में मूवमेंट होगा, ये जो पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वॉल्यूम इसका थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, इसके कारण होगा ये कि यहाँ पर एक काम करना होगा। पिस्टन जो मूव कर रहा है उस मूवमेंट के कारण ये गैस सैंपल जो है ये कुछ काम भी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें उतना हीट प्रोवाइड करना होगा अब की बार, ताकि इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना ही हो लेकिन साथ ही साथ कुछ काम भी हो। मतलब इस बार हमें प्रोवाइडेड हीट जो है, ये प्रोवाइडेड हीट का अमाउंट जो है ये ज़्यादा होना होगा। इसे हम Q डैश नाम दे देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा। इस समय हमने Q हीट प्रोवाइड किया था, तो इस समय उससे थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा। तो रिक्वायर्ड हीट फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर वो इस केस में ज़्यादा होगा और इस केस में जो है वो कम होगा। अब देखिए, जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी अगर इसी को लेकर चलते हैं तो हीट कैपेसिटी भी हमें दो तरह का मिलेगा। इस केस में एक हीट कैपेसिटी, क्योंकि यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए इस बार हमें थोड़ा सा कम हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और इस केस में एक दूसरे तरह का हीट कैपेसिटी, क्योंकि इस बार यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें उससे थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इस केस में जो हीट कैपेसिटी होता है उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं C, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में V लगा दिया जाता है। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इस केस में जो हीट कैपेसिटी होता है उसके लिए हम C, जो कि हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, उसके नीचे हम सबस्क्रिप्ट में P लगा देते हैं, क्योंकि इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है। इनिशियल स्टेट में यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था विच इज़ नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पिस्टन के वेट के कारण जो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा था वो दोनों मिला के टोटल प्रेशर वो शुरू में जितना था अब भी उतना ही है। आप एक बार इस चीज़ को देख लें कि शुरू में जो था पिस्टन थोड़ा सा नीचे था, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पिस्टन का वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा था, जो कि इंटरनल प्रेशर जो है इस सैंपल का उसके बराबर था, जिसके कारण कि ये इक्विलिब्रियम में था। धीरे धीरे ये भले ही ऊपर की तरफ चढ़े, लेकिन इससे जो है प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, चूँकि ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और अब भी ये इक्विलिब्रियम में है। अब भी जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो उतना ही है जितना था, तो इंटरनल प्रेशर उसके साथ बराबर होने के लिए इंटरनल प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में P लगाया जाता है, क्योंकि इस केस में प्रेशर जो है सैंपल का वो सेम रहता है। सो दिस इज़ स्पेसिफिक, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ से
अगर आप इसका कैलकुलेशन देखें तो यहाँ से हम कहेंगे कितना हीट प्रोवाइड किया गया था Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ था। और अब की बार यहाँ पर अगर आप देखें प्रोवाइडेड हीट जो है ये ज़्यादा है उतना ही टेम्परेचर में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी देखें या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो दोनों ही केस में आपको दो दो वैल्यूज़ मिलेंगे। जैसे कि ये तो हमने पूरे सैंपल के लिए एक साथ कंसीडर करके जो हीट कैपेसिटी मिला उसे हम सिंपली हीट कैपेसिटी कहते हैं, उसका दो वैल्यूज़ हमें मिलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर में। उसी तरह से अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेट्स से कि यहाँ पर जो मास था इस सैंपल का वो m था, मास इसका m था और ऑब्वियसली सेम सैंपल था तो नंबर ऑफ मोल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा, n होगा और इसमें भी n होगा। तो इस केस में अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हमें मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T इंटू उसका जो मास है। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सिमिलरली ये Q डैश हीट लगा था इसमें और डेल्टा T इंटू M। उसी तरह से अगर मोलर हीट कैपेसिटी देखते हैं तो C इसके लिए मैं दो सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए V और ये मोलर हीट कैपेसिटी है इसीलिए M भी लगा रहा हूँ मैं, M फॉर मोलर, ये M फॉर मास है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस बार ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा T और इस केस में कांस्टेंट प्रेशर के केस में अगर मोलर हीट कैपेसिटी आप देखते हैं तो ये हो जाएगा Q डैश डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T। तो हर एक तरह का हीट कैपेसिटी जो है हमें दो मिलेगा गैसेस के केस में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इनके बीच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है गैसेस के केस में। ऑब्वियसली ये गैसेस के केस में ही दो वैल्यूज़ मिलता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं CVM कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले तो चलिए कांस्टेंट प्रेशर लिख देता हूँ, ये बड़ा है। कांस्टेंट प्रेशर में मोलर हीट कैपेसिटी मैं ऑक्सीजन का देखता हूँ तो ये होता है 29.3, ये 29.3 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो मैं यूनिट यहाँ पर लिख देता हूँ, जूल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर CV, M दैट मीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में देखता हूँ तो उसका भी यूनिट यही होगा। और ऑक्सीजन के केस में ये होता है 21 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब एक मोल के ऑक्सीजन को कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर 1 केल्विन टेम्परेचर उसका राइज किया जाए तो 21 जूल एनर्जी लगेगा, हीट एनर्जी लगेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम फिक्स रखा जाए तो। और प्रेशर फिक्स रख के अगर प्रेशर फिक्स रख के अगर वॉल्यूम को इंक्रीज़ होने दिया जाए तो 1 मोल के ऑक्सीजन का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए 29.3 इतना जूल एनर्जी लगेगा। और अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखते हैं यही चीज़, तो नाइट्रोजन के लिए जो डेटा मिलता है वो होता है ये 29.1 जूल लगेगा 1 मोल के नाइट्रोजन को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम में ये 20.8 इतना जूल लगता है। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें आप तो यहाँ पर डिफरेंस हमें एक इंटरेस्टिंग नंबर मिलता है दोनों का। अगर आप डिफरेंस देखते हैं चाहे गैस कोई भी हो, CPM माइनस CVM, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें दैट बिकम्स 8, यहाँ से देख ले 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इतना निकल के ये आता है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ पूरा, जूल पर मोल पर केल्विन, इतना ये निकल के आता है। और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये जो है ये होता है आइडियल गैस के लिए गैस कांस्टेंट। सो दिस इज
गैस कांस्टेंट, इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गैस कांस्टेंट दिस इज। सो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है ये रिलेशन ऐसा बनता क्यों है, उसे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ डेरिवेशन के लिए दो फार्मूलाज या दो लॉज हमें चाहिए होगा। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, सेकंड केस को कंसीडर कर लेता हूँ, इस केस को कंसीडर करके अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उसका एक पार्ट इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा और दूसरा पार्ट ये काम करता है, क्योंकि काम भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है। सो यहाँ पर एनर्जी से ही काम किया जाता है। सो यहाँ पर अगर इस लॉ को मैं लिखता हूँ तो प्रोवाइडेड हीट, इस सेकंड केस में जो हीट प्रोवाइड किया गया था Q डैश, दैट इज़ इक्वल टू वही हीट एनर्जी इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ ये कुछ काम करेगा। एंड दिस वर्क, सेकेंड केस में ये कांस्टेंट प्रेशर में था, सो दिस वर्क इज़ इक्वल टू, हमने इससे पहले देखा है कि ये जो वर्क है ये P डेल्टा V के बराबर होता है, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये हमने पिछले एक वीडियो में देखा था। अगर पिछले वीडियोस को आपको देखना है तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को ज़रूर से विज़िट कीजिएगा, आप देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक का वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इंटरेस्टिंगली आप देखें यहाँ पर Q डैश जो है, अगर मैं ये वाला फार्मूला मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करता हूँ तो ऑब्वियसली हमें ये वाला करना होगा आपकी बार Q डैश के लिए। सो Q डैश इज़ इक्वल टू, इस वाले फार्मूला से हम कह सकते हैं कि Q डैश इज़ इक्वल टू, इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा Cp जो कि मोलर हीट कैपेसिटी है, इसीलिए ये m, इसके साथ हम n मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हम डेल्टा T मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप यहाँ पर ये इसे देखते हैं आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका रीज़न ये है कि इस केस में, फर्स्ट केस में जहाँ पर कि हम इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे थे, इस केस में होता ये है कि जो पूरा का पूरा हीट, जो प्रोवाइडेड हीट होता है, ये प्रोवाइडेड हीट इसके इंटरनल एनर्जी में यूज़ होता है। मतलब ये Q जो है, इस केस में Q जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा U, इस फर्स्ट केस के लिए, इस केस के लिए। सो अब इस वाले चीज़ को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो आप देखिए डेल्टा U का मतलब क्या होगा, Q, डेल्टा U इज़ इक्वल टू दिस Q। सो यहाँ से अगर हम डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q एंड दैट Q इज़ इक्वल टू CVM इंटू N इंटू डेल्टा T इंटू N इंटू डेल्टा T और प्लस P डेल्टा V यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं P डेल्टा V को हम रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये कहता है कि PV इज़ इक्वल टू nRT। मतलब एक गैसेस सैंपल के लिए उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है कितना नंबर ऑफ मोल है उस सैंपल में, इनटू ये कांस्टेंट होता है R, एक गैस कांस्टेंट होता है विच इज़ कॉल्ड गैस कांस्टेंट। सो यहाँ पर दिस गैस कांस्टेंट, दिस इज़ R। सो वही R यहाँ पर है और T उसका टेम्परेचर होता है, उस सैंपल का टेम्परेचर होता है। अब अगर यहाँ पर आप देखें किसी भी चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं इस जगह पे, इस वाले सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट प्रेशर वाला इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पर P डेल्टा V आ रहा था। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के सिनेरियो में क्या होगा, अगर हम इसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो इसके टेम्परेचर में चेंज होगा, क्योंकि N चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहे
चाहे अगर एक सैंपल का हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं और उसका प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। तो इस इक्वेशन को वैलिड रहने के लिए यही चीज़ हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर P डेल्टा वी की जगह पे हम N आर डेल्टा टी यूज़ कर सकते हैं। अब इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए ये वाला इंटरेस्टिंग रिलेशन जो हमने यहाँ पर देखा था वो रिलेशन हमें मिल जाएगा, C P M। N से भी डिवाइड कर दे, N इज नंबर ऑफ मोल्स तो N भी कट जाएगा, N डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो N भी कट जाएगा। सो यहाँ दैट इज इक्वल टू CVM प्लस R। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा CPM यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस CVM यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो यही वाला चीज़ हमने यहाँ पर देखा था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये R के बराबर होता है। सो यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ें ये है कि जो CV होता है दैट मीन हीट कैपेसिटी, चाहे किसी भी तरह का हीट कैपेसिटी हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू जो होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से कम होता है। और जैसे कि हीट कैपेसिटी हमें 3 तरह का मिलता है, सॉलिड और लिक्विड के केस में, गैसेस के केस में वही हीट कैपेसिटी अब हमें 6 तरह का मिलता है। इन जनरल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप इसे तरह तरह मोल्ड करके और भी हीट कैपेसिटीज़ बना सकते हैं। हम नॉर्मली ये 3 तरह का हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इन लोअर स्टैंडर्ड्स में। आगे चल के आप अपने ग्रेजुएशन वगैरह में और भी अलग अलग तरह के हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो देखें हर तरह का हीट कैपेसिटी गैसेस के केस में हमें 2-2 वैल्यूज़ मिलता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो चैप्टर है जैसा कि मैंने कहा उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।